आज हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कंप्लीट करेंगे फॉर आरआरबी, अपकमिंग आरआरबी ग्रेड 1 एग्ज़ाम। तो बहुत क्विकली हम लोग इसको कवर करेंगे और हम लोग उतना ही कवर करेंगे जितना की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है और माइक्रो प्रोसेसर उनका नहीं हुआ है, तो ये जल्दी से इस लेक्चर को देख करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और लगभग 3 से 4 मार्क्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 2 to 3 मार्क्स इस चैप्टर से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आप देख लीजिए कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। तो इसमें एएलयू, सीयू और रजिस्टर, मतलब कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर्स रहते हैं। ठीक है। और माइक्रो कंट्रोलर का अगर बात करें तो माइक्रो कंट्रोल में सीपीयू रहता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट रहता है और इसमें मेमोरी भी रहता है। ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर में मेमोरी भी रहता है, रैम रोम और टाइमर भी रहता है और सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट भी रहता है। ठीक है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर क्या है? तो एक प्रोग्रामेबल मशीन है। ठीक है। और रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ वेल डिफाइंड मैनर। और इसमें हम लोग प्री रिकॉर्डेड लिस्ट और ऑफ इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन करते हैं। ठीक है। मतलब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करते हैं। अब देख लेते हैं कि इसके डिफरेंशिएटिंग फीचर्स क्या है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बीच का। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल टास्क के लिए माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मतलब अगर मेरे पास कोई स्पेसिफिक टास्क है, ठीक है, तो उसके लिए माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। और हमने अभी ऊपर देखा था ब्लॉक डायग्राम में कि माइक्रो प्रोसेसर के पास कोई बिल्ट इन मेमोरी नहीं होती है। ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं कि रोम और रैम मेमोरीज माइक्रो कंट्रोलर में रहती है। फिर उसके बाद देख सकते हैं कि जनरल पर्पस के लिए यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं और माइक्रो कंट्रोलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ना। एप्लीकेशन इसका ये है। और यहाँ पर आर्किटेक्चर का अगर बात करें तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर यहाँ पे यूज़ होता है माइक्रो प्रोसेसर में। अब माइक्रो कंट्रोलर में हार्वर्ड, ठीक है, हार्वर्ड यूज़ होता है। अब देखो, वॉन न्यूमैन जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, इसमें प्रोग्राम एंड डेटा स्टोर्ड एट द इन द सेम मेमोरी। ठीक है, इसको याद याद रखेंगे आप। ये पूछा जा सकता है कि वॉन न्यूमैन और हार्वर्ड में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो वॉन न्यूमैन में प्रोग्राम एंड डेटा स्टोर इन द सेम मेमोरी और हार्वर्ड में क्या होता है कि प्रोग्राम एंड डेटा स्टोर इन डिफरेंट मेमोरी। ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है माइक्रो प्रोसेसर का 8085, 8086 और माइक्रो कंट्रोलर का एग्जाम्पल है 8051। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं फीचर्स ऑफ इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। तो देखो, इसमें सबसे पहले कि 8 बिट प्रोसेसर होता है। ठीक है। और इसमें 40 पिन्स रहते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि एड्रेस एंड डेटा बस AD0 से AD7 तक रहते हैं। और ये 5 वोल्ट पे वर्क करता है, डीसी पावर सप्लाई। ठीक है। मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज होता है और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 500 किलो हर्ट्ज। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 16 एड्रेस लाइन्स रहते हैं। ठीक है। तो टोटल मेमोरी कितना हो जाता है? 2 to the power 16, 64 KB, है ना। अब यहाँ पर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरप्ट्स भी रहते हैं, जैसे ट्रैप, RST 5.5, ठीक है, 6.5, 7.5 और INTR। ठीक है। अभी हम लोग आगे देख लेंगे कि ये क्या होता है, इंटरप्ट क्या होता है। फिर यहाँ पर रजिस्टर्स भी रहता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर। तो कौन कौन से रजिस्टर्स रहते हैं? तो एक्यूमुलेटर रहते हैं, एक फ्लैग रजिस्टर रहता है, 6 जनरल पर्पस रजिस्टर रहते हैं एंड 2 स्पेशल पर्पस रजिस्टर रहते हैं, जो कि स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम पॉइंटर होता है। वो भी हम लोग अभी आगे देख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि अभी हमने तो देखा ही था कि 8 डेटा बस लाइन से रहती है और उसके बाद इसमें 1 ग्राउंड पिन प्रेजेंट रहता है। ठीक है। वर्ड लेंथ जो है या फिर बिट कैपेसिटी इसका जो है 8 होता है और 74 बेसिक इंस्ट्रक्शंस रहते हैं विथ 246 ऑप कोड। ठीक है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि क्लॉक जनरेशन फैसिलिटी प्रेजेंट होती है माइक्रो प्रोसेसर में और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी और क्लॉक फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है। क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसेसर कितना रहता है? 6 मेगाहर्ट्ज रहता है और क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसेसर कितना रहता है? 3.07 मेगाहर्ट्ज।
ठीक है, लगभग एक दूसरे का आधा है। अब जैसा हमने देखा था स्टार्टिंग में वॉन न्यूमैन और हार्वर्ड आर्किटेक्चर के बारे में, तो बस आपको इसमें सिंपली एक चीज़ याद रखना है कि वॉन न्यूमैन जो होता है उसमें डेटा एंड इंस्ट्रक्शन जो है सिंगल मेमोरी यूनिट में स्टोर होते हैं, ठीक है। और हार्वर्ड में क्या होता है, सेपरेटली स्टोर होता है। बस आपको इस चीज़ को बस ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं हम कि 8085 का पिन डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें 40 पिन्स होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 40 पिन्स में जो कैटेगराइजेशन दिया हुआ है वो कैसे है। क्रिस्टल इनपुट है x1 x2, सीरियल इनपुट आउटपुट है, फिर आपका इंटरप्ट्स है, फिर आपका एड्रेस डेटा बस है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल है, एड्रेस बस है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे देख लेते हैं कि सारे कैटेगराइजेशन का जितना भी दिया हुआ है और साथ में सबका पिन का क्या काम है। तो सबसे पहले आता है आपका एड्रेस बस एंड डेटा बस। तो एड्रेस बस क्या है, तो ये यूनी डायरेक्शनल है, ठीक है। जब आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि एड्रेस बस क्या है, यूनी डायरेक्शनल है, जबकि यहाँ पे जो एड्रेस डेटा बस है वो बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। तो एड्रेस बस क्या है, यूनी डायरेक्शनल है। फिर फ्लो इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर यूनिट टू द पेरिफेरल डिवाइसेस, जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस है उसकी बात हो रही है, ठीक है। एड्रेस डेटा बस क्या है, तो ये बाई डायरेक्शनल है और ये सर्व ड्यूअल पर्पस ऑफ ट्रांसमिटिंग लोअर ऑर्डर एड्रेस एंड डेटा टाइप, ठीक है। ड्यूरिंग फर्स्ट क्लॉक साइकिल these pins act as lower half of the address. In remaining clock cycles these pins act as data bus, ठीक है। तो आपको इसमें याद ये रखना है कि ड्यूअल पर्पस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इसमें लोअर ऑर्डर एड्रेस एंड डेटा टाइप को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होता है। और फर्स्ट क्लॉक साइकिल में ये पिन्स जितने भी रहते हैं वो एक्ट करते हैं लोअर हाफ ऑफ एड्रेस, और रिमेनिंग क्लॉक साइकिल में क्या करते हैं, दिस पिन एक्ट एज डेटा बस, ठीक है। फिर अब आता है कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। तो कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल में क्या है, ALE, ये क्या काम करता है, तो ये एक लैच इनेबल सिग्नल है, ठीक है। जब ये 1 रहता है तो लोअर 8 बिट ऑफ द एड्रेस इनेबल होता है, और जब ये 0 रहता है तो डेटा बस इनेबल होता है। बस आपको इसमें ये याद रखना है, ALE जो है 1 अगर रहा तो एड्रेस बस इनेबल होगा, और ALE अगर 0 रहा तो डेटा बस इनेबल होगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे दे सकते हैं IO/M डैश, ठीक है। तो इसमें ये जब 1 रहता है तो एड्रेस इज फॉर इनपुट आउट डिवाइस, और जब ये 0 रहेगा इसका मतलब एड्रेस ऑन द एड्रेस बस इज फॉर द मेमोरी, ठीक है। और S0 स्टेटस सिग्नल आप यहाँ देख सकते हैं, S0 S1। तो इसका डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, और इस डिफरेंट कॉम्बिनेशन का डेटा बस स्टेटस क्या क्या है वो लिखा हुआ है, तो आपको बस इसको रट्टा मार लेना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं RD डैश, इसका काम क्या है, तो ये रीड ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। और ये जब लो रहता है तो क्या है, द सेलेक्टेड मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस इज रीड, ठीक है ना। और राइट का क्या है, यहाँ पे WR डैश इसका है कि ये राइट ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। और ये जब लो रहता है तो डेटा ऑन द डेटा बस इज रिटेन इनटू द सेलेक्टेड मेमोरी और इनपुट आउटपुट लोकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि रेडी का क्या काम है, तो ये सेंसेस वेदर अ पेरिफेरल इज रेडी टू ट्रांसफर डेटा और नॉट, ठीक है। अगर 1 रहेगा तो रेडी स्टेट में रहेगा, 0 रहेगा तो वेट स्टेट में रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि पावर सप्लाई एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो VCC जो है +5 वोल्ट दिया हुआ है DC सप्लाई, ठीक है। और VSS क्या होता है, ग्राउंड रेफरेंस होता है, ठीक है। X1 X2 क्या है, तो क्रिस्टल इज कनेक्टेड एट दिस 2 पिंस, इस 2 पिन पे क्रिस्टल कनेक्टेड रहता है। और फ्रीक्वेंसी जो है इंटरनली डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर टू ऑपरेट अ सिस्टम एट 3 मेगाहर्ट्ज द क्रिस्टल शुड हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 मेगाहर्ट्ज। मतलब यहाँ पर अगर आपका जो सिस्टम है अगर वो 3 मेगाहर्ट्ज पे काम करेगा, तो जब ये दोनों पिन के अक्रॉस में अगर हम यहाँ पे क्रिस्टल लगाएंगे, ठीक है, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, उसका फ्रीक्वेंसी होना चाहिए 6, एक मिनट, इसका फ्रीक्वेंसी होना चाहिए 6 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। फिर आपका क्लॉक
ये क्या दिया हुआ है, इज यूज्ड एज द सिस्टम क्लॉक फॉर अदर डिवाइसेस। ठीक है। अब इंटरप्ट एंड पेरिफेरल इनिशिएटेड सिग्नल। इंटरप्ट में ITR, अभी इंटरप्ट क्या होता है आगे देख लेंगे। तो INTR क्या है, तो ये रिक्वेस्ट इंटरप्ट फ्रॉम एन एक्सटर्नल डिवाइस। ठीक है। RST 7.5, 6.5, 5.5 ये क्या है, तो वेक्टर्ड इंटरप्ट विथ डिफरेंट प्रायोरिटी। अभी वेक्टर इंटरप्ट, ठीक है, और आपका यहाँ पे ये मास्केबल इंटरप्ट, ये क्या होता है आगे देखते हैं। ट्रैप क्या है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट है एंड हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सा इंटरप्ट जो है जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है। INTA, तो ये क्या है, यूज टू एक्नॉलेज इंटरप्ट। फिर आपका है रीसेट सिग्नल, तो रीसेट इन है, रीसेट आउट है। सिग्नल ऑन दिस पिन इज लो, प्रोग्राम काउंटर इज सेट टू 0, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट इज रीसेट। ठीक है, जब 0 रहेगा तो क्या होगा, रीसेट रहेगा। और यहाँ पे रीसेट आउट क्या इंडिकेट कर रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर यूनिट जो है वो रीसेट हो चुका है। DMA सिग्नल्स क्या है, तो होल्ड सिग्नल है और HLDA सिग्नल है। ठीक है। इसमें क्या है, होल्ड का मतलब इंडिकेट्स दैट अनदर डिवाइस इज रिक्वेस्टिंग द यूज ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस। HLDA का मतलब क्या है कि जब ये हाई होता है तो इंडिकेट्स दैट द होल्ड रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड। बहुत सिंपल सिंपल सा है। सिग्नल आउटपुट पोर्ट्स क्या होता है, तो सिग्नल आउटपुट इनपुट आउटपुट पोर्ट्स में SID एंड SOD है। SID is a data line for serial input, whereas SOD is data line for serial output, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं इंटरप्ट क्या होता है। तो इंटरप्ट क्या होता है कि कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम जो है ना, वो क्या हो जाता है, ट्रांसफर मेन प्रोग्राम से ट्रांसफर होकर के जो इंटरप्ट का लोकेशन दिया हुआ है वहाँ पे चला जाता है। और इंटरप्ट क्या करता है कि ये, जैसे मान लो कि कोई प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम के दौरान कुछ ऐसा जगह आ गया जहाँ पे प्रिंटर का काम है, ठीक है, या पेरिफेरल डिवाइस का कुछ काम है, तो ये क्या करता है कि वहाँ पे प्रोग्राम स्टॉप करके उसका कंट्रोल दे देता है पेरिफेरल डिवाइसेस को। जब तक कि वो काम ना कर दे तब तक प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। तो इंटरप्ट का मतलब यही है कि अलाउज द माइक्रो प्रोसेसर टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल इवेंट सच एज यूजर इनपुट, सिस्टम इवेंट और हार्डवेयर सिग्नल्स विदाउट द नीड ऑफ कॉन्स्टेंट पोलिंग। अब ये पोलिंग क्या होता है, तो पोलिंग इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस चेकिंग ऑफ स्टेटस ऑफ डिवाइस। ठीक है। while interrupt allows devices to signal when an event needs immediate attention। इसका मतलब है कि पोलिंग में कंटिन्यूअस चेकिंग चलते रहता है, डिवाइस के स्टेटस के बारे में देखते रहता है वो कंटिन्यूअस। लेकिन इंटरप्ट में क्या है कि जब इमीडिएट एक्शन का रिक्वायरमेंट है तभी वो सिग्नल को अलाउ करेगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कॉल सिग्नल क्या है और रेड सिग्नल क्या है। तो जब इंटरप्ट रिसीव होता है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मेन से कहाँ चला जाता है, सब रूटीन पे चला जाता है। और जब रेड सिग्नल का मतलब क्या है कि जब सब रूटीन एग्जीक्यूट हो जाता है तो प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ, वापस मेन पे चला जाता है। ठीक है। अब दो तरह का यहाँ पे देख सकते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। हार्डवेयर इंटरप्ट मतलब रिसीव्ड इंटरप्ट सिग्नल थ्रू पिंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। पिन क्या है, एक तरीका हार्डवेयर ही है। तो रिसीव्ड इंटरप्ट सिग्नल थ्रू पिंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 5 टाइप्स के होते हैं। और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होता है, तो इंसर्टेड बिटवीन द प्रोग्राम। ठीक है, ये टाइप्स का होता है, हम देख सकते हैं यहाँ पे। वेक्टर्स एंड नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट क्या है, तो वेक्टर्ड में क्या है कि हैविंग स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सब रूटीन, एंड नॉन वेक्टर्ड क्या है कि ये इसके पास प्री डिफाइंड एड्रेस नहीं है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉन वेक्टर इंटरप्ट कौन सा है, तो सिर्फ INTR जो है वो नॉन वेक्टर इंटरप्ट है। फिर मास्केबल और नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या होता है, तो मास्केबल इंटरप्ट क्या होता है, जो कि डिसेबल या फिर इग्नोर किया जा सकता है माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा। और ये एज ट्रिगर्ड भी होता है और लेबल ट्रिगर्ड भी हो सकता है। लेबल और एज ट्रिगर्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरा सिग्नल है, ठीक है, तो ये होता है लेबल और ये हो गया क्या आपका एज। तो अगर लेबल ट्रिगरिंग हो रहा है तो यहाँ से होगा, अगर एज ट्रिगरिंग हो रहा है तो यहाँ से होगा। ठीक है। इसका टाइप्स एग्जांपल आप देख सकते हैं। नॉन मास्केबल इंटरप्ट कौन सा होता है, जो जिसको डिसेबल नहीं किया जा सकता या इग्नोर नहीं किया जा सकता है माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा। और ये बोथ एज एज वेल एज लेबल ट्रिगर्ड होते हैं दोनों।
और इसमें एक ही एग्जाम्पल है ट्रैप, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट रिव्यू एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। फिर आपका है प्रायोरिटी ऑफ इंटरप्ट। तो सबसे पहले किसका प्रायोरिटी होता है? हाईएस्ट प्रायोरिटी ट्रैप का होता है। फिर RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, देन सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी होता है INTR। ठीक है। अब रजिस्टर्स क्या होता है? तो रजिस्टर्स माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है कि ये एक टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन की तरह काम करता है। ये मेमोरी लोकेशन को एड्रेस के लिए भी काम कर सकते हैं। फिर आपका कम्युनिकेट करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, है ना, और स्टोर्स स्टेटस इन्फो ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, और आपका माइक्रो प्रोसेसर का परफॉर्मेंस भी ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है। अब देख लेते हैं कि भाई कितने टाइप ऑफ रजिस्टर हैं। तो सबसे पहले आता है जनरल पर्पस रजिस्टर, फिर आपका होता है स्पेसिफिक पर्पस, देन मेमोरी रजिस्टर। तो जनरल पर्पस में आता है आपका, अगर 8 बिट की बात करें तो BCDEH&L, और अगर 16 बिट की बात करें तो इसी का कॉम्बिनेशन, दो का कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, BCDEHL। अब यूज टू स्टोर और कॉपी टेम्पररी डेटा और एड्रेस मेमोरी लोकेशन। ठीक है। तो जनरल पर्पस रजिस्टर का काम क्या है, ये हमने अभी देख लिया। फिर स्पेसिफिक पर्पस रजिस्टर जो है वो दो तरीके के हैं, एक्यूमुलेटर है और फ्लैग रजिस्टर है। तो एक्यूमुलेटर भी 8 बिट का होता है, फ्लैग रजिस्टर भी 8 बिट का होता है। एक्यूमुलेटर का काम करते हैं ALU ऑपरेशन और या फिर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के पर्पस से। अब फ्लैग रजिस्टर क्या काम क्या है? स्टोर रिजल्ट ऑफ ALU ऑपरेशन। ठीक है। तो फ्लैग रजिस्टर हम लोग देख लेते हैं, 5 तरीके का है। यहाँ पे फ्लैग रजिस्टर कैसे स्टोर रहता है वो चीज़ देख लीजिए कि 7th बीट पे आपका साइन फ्लैग है, 6th बीट पे जीरो फ्लैग है ना, 4th बीट पे आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है, B2 जो है 2nd बीट पे आपका पैरिटी फ्लैग है, और 0th बीट पे आपका कैरी फ्लैग है। अब ये होता क्या है? तो साइन फ्लैग क्या है? ये नंबर बताता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमने अभी देखा था कि ALU ऑपरेशन जो है उसका रिजल्ट को स्टोर करने में काम आता है फ्लैग रजिस्टर। तो सबसे पहले साइन फ्लैग क्या है? तो भाई नंबर जो स्टोर हो रहा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये बताता है। ज़ीरो फ्लैग क्या बताता है कि आपका जो रिजल्ट है उसका सारा 8 बिट जो है वो ज़ीरो है, तब ये क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। फिर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग ये क्या है? तो भाई ये सेट व्हेन कैरी फ्लैग इज जनरेटेड। ठीक है। और ये इंटरनली BCD ऑपरेशन यूज़ करता है और ये एक्सेसिबल नहीं रहता है यूज़र के द्वारा। फिर आपका पैरिटी फ्लैग, तो इसमें क्या है भाई? तो इसमें है कि टेस्ट नंबर ऑफ वंस, जितना भी जो हमारा ALU ऑपरेशन हो रहा है उसमें नंबर ऑफ वंस कितना है। अगर ये इवन है तो इवन पैरिटी, अगर ये ऑड है तो ऑड पैरिटी। फिर आपका कैरी फ्लैग आता है। कैरी फ्लैग क्या है कि अगर रिजल्ट जो है 8 बिट से अगर ज़्यादा है तो कैरी फ्लैग जो है वो सेट हो जाता है। तो यही हमारा माइक्रो प्रोसेसर का पूरा जिस्ट था। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चंस RRB टेक्नीशियन ग्रेड 1 में छूटेगा नहीं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।